नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के पीएम मोदी पर तीखे तंज की, अडानी पर आई एक और मुसीबत की, बात करेंगे बाबा रामदेव की कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन की, पनौती पर कांग्रेस की बीजेपी को नसीहत की और बुलेटिन के आखिर में बात रिटायर होते ही हाईकोर्ट के जज की कोलेजियम पर सख्त टिप्पणी की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी जी अगर फकीर हैं तो इनके कार्यकाल में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी। नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर, 2010 से हो रही है विशेष राज्य के दर्जे की मांग। पुरानी पेंशन को रक्षा कर्मियों का मिला भरपूर समर्थन, 99.9% ने अनिश्चितकाल हड़ताल के पक्ष में की वोटिंग। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 92 अंकों की बढ़त के साथ 66,023 पर हुआ बंद, निफ्टी 28 अंकों की तेजी के साथ 19,811 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में चुनाव प्रचार कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा और चुनाव समाप्त होने से पहले नेताओं के बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया उससे बीजेपी तिलमिला गई है, तो पीएम मोदी ने भी राजस्थान के लोगों को चिट्ठी लिखी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में 23 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में आज राज्य में हर बड़ा नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने उतर गया। राहुल गांधी ने धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में सभा की और इस दौरान राहुल गांधी ने तीखा तंज कसते हुए जेब कतरों से पीएम मोदी और उनके सहयोगियों की तुलना कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। पहला आपका ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है और तीसरा कोई विरोध करे तो उन्हें धमकाता है। नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम नोटबंदी, मुझे चौराहे पर लटका देना। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि अडानी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी का मतलब है आपकी गारंटी, भारत माता की गारंटी। वो भारत माता के नारे लगाते हैं और करते हैं अडानी की जय। राहुल ने अडानी के सहारे मोदी को घेरा तो पीएम मोदी ने सचिन पायलट के अपमान का मुद्दा उठा दिया। पीएम ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि राजेश पायलट एक बार कांग्रेस की भलाई के लिए इस परिवार के खिलाफ गए थे, लेकिन सजा राजेश पायलट को मिली। उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दी जा रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। राहुल ने पीएम मोदी और अडानी की तुलना जेब काटने वालों से की, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में अडानी की ही जेब कटती दिख रही है और नुकसान करोड़ों का होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अडानी को लेकर सख्त फैसला लिया है और इसका असर दूर तक पड़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या है ममता का फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। लोकसभा एथिक्स पैनल ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की है। टीएमसी सांसद और अडानी ग्रुप के बीच चल रही इस खींचतान के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ममता बनर्जी की सरकार ने अडानी ग्रुप से 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट छीन लिया है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप को ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। दरअसल इससे पहले इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को सौंपा गया था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि इसके लिए फिर से फ्रेश टेंडर निकाले जाएंगे। अब आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 में भाग लिया था। यहां उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी, जिसके 2 महीने बाद पिछले साल अक्टूबर में ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी को LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अब इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को दे दी है। तब इस पर काफी चर्चा हुई थी। कहा गया था कि एक तरफ जहां विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार बड़े प्रोजेक्ट का काम उसी ग्रुप को सौंप रही है। लेकिन अब ममता सरकार ने नए टेंडर निकालने की बात की है, जिससे जाहिर है कि सियासी घमासान होना तय है। 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी के हाथ से निकल गया और अब दूसरे राज्यों में भी अडानी पर ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है। तो दूसरी ओर बीजेपी के एक और करीबी बाबा रामदेव भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। उनकी कंपनी पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाएं। बेंच ने ये भी कहा कि वो इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। बेंच ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि केंद्र सरकार को समस्या से निपटने के लिए एक व्यवहारपूर्ण समाधान ढूंढना होगा। कोर्ट ने सरकार से कंसल्टेशंस के बाद कोर्ट में आने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और श्वासरी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दावा गलत निकला तो हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। तो दूसरी ओर बाबा रामदेव की ओर से सफाई भी आई है और कहा है कि जो भी दावे किए हैं उसके सबूत देंगे। अब ये सबूत सुनवाई के समय क्यों नहीं दिए, इसका जवाब रामदेव ने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी ने राजस्थान में पनौती किसे कहा था और इसका मतलब क्या है, ये जरूर कांग्रेस ने बता दिया है। सोशल मीडिया से उठा एक शब्द इस वक्त राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियों में है। यह शब्द है पनौती। बीजेपी पीएम मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी को घेरने में जुट गई है, जो उसकी बौखलाहट को दिखाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया है। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पनौती का अर्थ क्या है, मैंने पता लगाया। ये एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसीलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। ये किसके लिए कहा गया? स्टेडियम में हजारों लोग थे। भाजपा ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया? वो तो उनकी नजर में विश्वगुरु हैं। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट से बीजेपी परेशान हो गई। इधर बीजेपी नेता राहुल गांधी से भी माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 21 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के जलौर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का नाम लिए बिना पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से जोड़ दिया है। चलिए सुन लेते हैं कि आखिर राहुल ने क्या कहा था। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। इसी बयान को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अशोभनीय है। राहुल गांधी को पीएम मोदी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो देश में इसका बड़ा मुद्दा बनाएंगे। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी विश्व कप फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया। उसके बाद से सोशल मीडिया पर पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में किया। अब इसी बयान पर बीजेपी मुद्दा बना रही है। आखिर बीजेपी पनौती शब्द से क्यों परेशान है? वो किसे पनौती मान रही है? फिलहाल तो राजस्थान में पनौती को लेकर जरूर चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान में प्रचार थमने वाला है तो तेलंगाना में इसका शोर तेज हो गया है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी के भाई कुछ ऐसा कह गए जिससे उनके खिलाफ एफआईआर ही दर्ज हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 21 नवंबर को मंच से एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी। अकबरुद्दीन ने कहा कि मेरे इशारे पर हमारे समर्थक आपको यहां से दौड़ा सकते हैं। हैदराबाद के ललिताबाग इलाके में अकबरुद्दीन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए एक जनसभा कर रहे थे। रात करीब 10 बजे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें प्रचार करने से रोकने की कोशिश की तो अकबरुद्दीन भड़क गए। वो मंच से ही इंस्पेक्टर को धमकाने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे आदर्श आचार संहिता के तहत वक्त पर बैठक खत्म करने के लिए कहा था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने धमकी देते हुए कहा,
गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। अकबरुद्दीन का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं तेलंगाना की सियासत में भी उबाल आ गया है। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर कहा कि बीजेपी सरकार होगी तो इस हरकत के लिए बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि ओवैसी बीआरएस के समर्थन की वजह से ऐसे बयानबाजी करती है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बयान की आलोचना की है। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी टक्कर है। वहीं ओवैसी के इस बयान से AIMIM के साथ साथ बीआरएस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अकबरुद्दीन ने अब इसे लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 10 बजे तक प्रचार की अनुमति थी और उस समय 10 बजने में 5 मिनट का समय बाकी था। AIMIM की ओर से सफाई आ रही है, लेकिन ओवैसी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। राहत की खबर फिलिस्तीन से जरूर आ रही है, जहां इजराइल के साथ संघर्ष विराम हो गया है। तो कैसे थमी लड़ाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और गजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के बीच चल रही जंग अब थमने वाली है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से ही जंग चल रही है। दरअसल आज इजराइल की सरकार ने हमास के साथ गजा में बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले जंग को 4 दिनों तक रोकने के लिए हो रहे समझौते का समर्थन कर दिया है। अब इस तरह जल्द ही हमास के साथ युद्ध विराम होने वाला है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मध्यस्थता करवा रहे कतर, अमेरिका, इजराइल और हमास के अधिकारियों ने कहा है कि शांति के लिए समझौते की ज्यादा जरूरत है। इजराइल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने लोगों को बंधक बनाया और उन्हें गजा पट्टी में लेकर चले गए। इजराइल का मानना है कि गजा पट्टी में हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी किए गए बयान में यह कहा गया है कि 4 दिनों में 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की लड़ाई पर रोक रहेगी। बयान में यह भी बताया गया है कि 10 बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम को एक और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि क्या इसके बदले फिलिस्तीनी बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। इधर जब से जंग शुरू हुई है तभी से फिलिस्तीन में सिर्फ 10% खाने पीने की चीजों की ही सप्लाई हो पाई है, जिस पर यूएन ने भी चिंता जताई है और कहा है कि फिलिस्तीन में भुखमरी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं इस बीच सीज फायर से उम्मीद की जा रही है कि गजा के लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जाएगा। गजा में लगातार हो रहे हमलों के बीच ये पहला मौका है जब इजराइल जंग रोकने के लिए तैयार हुआ है। गजा में अब तक 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है। 23 लाख की आबादी में से 2/3 लोग बेघर हो चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात रिटायर होने के बाद हाईकोर्ट के जज के बड़े बयान की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर रिटायर हो गए। अपने विदाई समारोह में उन्होंने बार से मिले प्रेम और सम्मान को लेकर कहा कि वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कोलेजियम पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा है जस्टिस दिवाकर ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर रिटायर हुए तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में कई राज खोल दिए। उन्होंने कहा कि कोलेजियम के फैसले कभी कभी गलत भी होते हैं। खासतौर पर पूर्व CJI दीपक मिश्रा के कोलेजियम ने जब उनका ट्रांसफर किया तो इसे गलत फैसला माना जाएगा। पूर्व CJI पर सवाल उठाने के लिए ही जस्टिस दिवाकर ने वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ भी की। दिवाकर ने अपने ट्रांसफर को लेकर कहा कि 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया। ट्रांसफर का यह आदेश पूर्व CJI दीपक मिश्रा की कोलेजियम ने दिया था। जस्टिस दिवाकर ने कहा कि मेरा ट्रांसफर गलत इरादे से किया गया था, मुझे परेशान करने के लिए यह फैसला किया गया था। आज तक ये बात साफ नहीं हुई कि मेरा ट्रांसफर क्यों किया गया था, क्योंकि कारण अभी भी सामने नहीं आया है। जस्टिस दिवाकर ने अपने ट्रांसफर पर सवाल उठाने के साथ ही ये भी कहा कि इसका उन्हें नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ, क्योंकि इलाहाबाद में उन्हें साथी न्यायाधीशों और बार के सदस्यों से जबरदस्त समर्थन मिला। जस्टिस दिवाकर ने अपने विदाई समारोह में CJI DY चंद्रचूड़ की तारीफ भी की। CJI चंद्रचूड़ के कोलेजियम ने ही जस्टिस दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने की सिफारिश की थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।